Afternoon to all of you. We are on the subject HRM in global perspective, or it is also called as international HRM. So today we are trying to understand the four international HRM approaches. This is a very important topic from the point of view not only of the exam but from the point of view of international business. यानी चार अप्रोच जो आपको हमेशा याद रखने हैं जब भी आप IHRM पढ़ रहे हो तो राइट। सबसे पहला वाला जो अप्रोच है उसको बोलते हैं एथिनोसेंट्रिक। हाँ, एथिनोसेंट्रिक, रिमेंबर दिस वर्ड, एथिनोसेंट्रिक। सेकेंड इज पॉलीसेंट्रिक, third is regiocentric, and fourth is geocentric. I'll repeat again. There are four approaches to IHRM: ethnocentric, polycentric, regiocentric, geocentric. Somebody will quickly repeat these four for me. एकदम जल्दी से कोई repeat करेगा? कौन बोलेगा? You just have to read these four quickly. हाँ बोलो, विजया बोलो। Ethnocentric, हाँ polycentric, regiocentric, geocentric. this is not regino, this is regio. Okay, regiocentric, ethnocentric, polycentric, regiocentric, geocentric. Centric तो कॉमन है, यहाँ पे याद रखो एथिनो, पॉली, रिजियो, जियो, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। हाँ, EPRC, EPRC इस तरह से याद रखो, एथिनो, पॉली, रिजियो, जियो। ठीक है, अभी हम will try to understand what is the meaning of these four different approaches. It is very simple. आपको अगर HCN, PCN, TCN अच्छे से समझ में आ गया तो ये भी आपको easily समझ में आ जाएगा। तो let's start now. Ethnocentric approach. No? Ethnocentric मतलब क्या? Ethno means belonging to the parent country. हाँ, PCN जो हमने अभी स्टडी किया ना, जहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन है, हेडक्वार्टर है, तो जिस कंपनी जो कंपनी जो है जिसका ओरिजिन है, जहाँ पे पेरेंट कंट्री है, उसके पॉलिसीज हर जगह वो फॉलो करे जहाँ पे भी उनका बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया पेरेंट कंट्री है, ओके, इंडिया में वो कंपनी है, तो इंडिया में जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ट्रेनिंग पॉलिसी है, कॉम्पेंसेशन पॉलिसी है, वही पॉलिसी जब वो बिजनेस जापान में स्टार्ट करेंगे, सेम कंपनी, सपोज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इंडियन कंपनी है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे जापान में, एंड जापान के अंदर भी जो पॉलिसीज वो इंडिया में फॉलो करते हैं इंडियन कंपनी में, अपनी कंपनी में, वही पॉलिसीज वो जापान में फॉलो करेंगे। इसको बोलते हैं एथिनोसेंट्रिक अप्रोच। ओके, आई विल रिपीट अगेन, व्हाट इज एथिनोसेंट्रिक अप्रोच? In ethnocentric approach, all the policies, procedures, rules of parent company और होम कंपनी आर फॉलोड। हाँ, जैसे रिक्रूटमेंट वो लोग करते हैं वैसे बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर्स, तो जापान में भी वो नया सब्सिडरी शुरू करेंगे तो वहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। सपोज उनका प्रमोशन का पॉलिसी है सीनियरिटी, तो जापान में भी वही फॉलो करेंगे। यानी जो पेरेंट कंट्री कर रहा है सेम चीज़ वो होस्ट कंट्री में जाके करेंगे। तो ऐसा अप्रोच अगर है कंपनी का तो उसको बोलते हैं एथिनोसेंट्रिक अप्रोच। ओके, सो हायरिंग एंड प्रमोटिंग employees on basis of parent company's home country frame of reference, right? So bias of the home country, यानी home country में जैसा हो रहा है वैसा ही वहाँ पे host country में करेगा। टॉप एग्जीक्यूटिव जो है दे गेट फॉरेन एक्सपीरियंस। कैसे? क्योंकि जो पेरेंट कंट्री है यानी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, जो इंडिया ओरिजिन है, इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है, वो लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे सपोज जर्मनी में, तो दे विल सेंड पीपल फ्रॉम इंडिया, टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, यू नो, टू स्टार्ट बिजनेस ओवर देयर, राइट? तो क्या होगा, टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको फॉरेन का एक्सपीरियंस मिलेगा, दैट इज द मीनिंग, राइट? सो दैट इज एथिनोसेंट्रिक।
सेकेंड इज पॉलीसेंट्रिक. अभी पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, सेम एग्जाम्पल आई विल टेक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है. दे आर एक्सपांडिंग देयर बिजनेस एंड स्टार्टिंग देयर सब्सिडियरी इन जर्मनी. So what they will do, they will not follow the policies which they follow in India. They will follow the policies which are followed in Germany. Hiring also of employees they will do from Germany only. वहाँ से ही वो employees को hire करेंगे, German employees को. उसको बोलते हैं polycentric approach. Okay? Hiring and promoting of employees on the basis of specific local context of subsidiary. मूवमेंट बिटवीन होम एंड होस्ट कंट्रीज अनकॉमन, यानी इंडिया से जर्मनी वो एम्प्लॉयज़ को नहीं भेजेंगे, जर्मनी में ही वो लोग एम्प्लॉय करेंगे, रिक्रूट करेंगे और जर्मन पीपल को ही हायर करेंगे वहाँ पे सब्सिडियरी. मस्ट गिव लोकल्स टू एलिवेटेड पोजीशन. लोकल सप्लायर इज प्रिफर्ड, यानी वहाँ का वहाँ जो भी है रॉ मटेरियल उधर से ही लेंगे. लोकल मैनेजर्स, एवरीथिंग इज लोकल, यानी जर्मनी में जो अवेलेबल है उससे वो बिजनेस करेंगे, उसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया. एथिनोसेंट्रिक में दे विल फॉलो ऑल पॉलिसीज ऑफ पेरेंट कंट्री. इन पॉलीसेंट्रिक दे विल फॉलो ऑल पॉलिसीज ऑफ होस्ट कंट्री. ओके. थर्ड वन नाउ, regiocentric. Now in regiocentric what will happen, the country in which the company started subsidiary. In our example टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जो इंडिया में ओरिजिन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जर्मनी में, राइट. तो जर्मनी विल बिकम होस्ट कंट्री. तो जर्मनी के आसपास वाले जो कंट्रीज है ना अराउंड जर्मनी, यू हैव दोस यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे कौन सा पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो सब देख के अगर आपकी कंपनी वहाँ पे फॉलो करती है, उसको बोलते हैं रीजियोसेंट्रिक. यानी in that region whatever is followed in that specific region. So hiring and promoting employees on basis of specific regional context of subsidiary. Hiring can be from both countries, home or host. And थर्ड कंट्री के लोगों को नहीं लेते, यानी उस वो रीजन से बाहर के जो अगर लोग हैं तो उसको एम्प्लॉय वो नहीं करते. सो इसको बोलते हैं रीजियोसेंट्रिक. एंड द लास्ट वन इज जियोसेंट्रिक. दिस इज द best practice which can be used by any international organization or MNC. They will hire and promote employee based on their ability irrespective of where they belong to. यानी इंडिया का एम्प्लॉय अच्छा है, इंडिया का मैनेजर अच्छा है, उसको हायर करो. जर्मनी का अच्छा है, उसको हायर करो. बांग्लादेश का अच्छा है, उसको हायर करो. ऑल ओवर द वर्ल्ड, न्यूजीलैंड का अच्छा है, उसको हायर करो. सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज वाई जियो पूरे वर्ल्ड का. ओके. So hiring and promoting employees on basis of ability and experience without considering their race, citizenship वगैरह वगैरह. So this is the best practice. हाँ, तो इतना समझ में आया आपको. 4 different approaches. कौन से? Ethnocentric, where the parent country's rules are followed everywhere in all subsidiaries. Polycentric, where the host country's laws are followed in that particular subsidiary. जैसे जर्मनी में अगर उन्होंने बिजनेस एक्सपांड किया है, सब्सिडियरी जर्मनी में है तो जर्मनी का फॉलो करेंगे. न्यूजीलैंड में बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहाँ का फॉलो करेंगे. वैसे रिजियोसेंट्रिक मतलब जहाँ पे उनका सब्सिडियरी है उस कंट्री के रूल्स और उसके आजू बाजू के जो कंट्री के रूल्स, रीजन, उस रीजन में जो कंट्रीज है उसके रूल्स और रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो करते हो उसको बोलते हैं रिजियोसेंट्रिक. एंड जियोसेंट्रिक इज वेयर यू आर गोइंग टू रिक्रूट पीपल एंड फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट इज कॉल्ड एज जियोसेंट्रिक. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस. थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे अभी आगे की स्लाइड में. पॉलीसेंट्रिक अप्रोच. नाउ समबडी विल क्विकली टेल मी व्हाट इज दिस पॉलीसेंट्रिक. एक बार याद करके मुझे बोलो. अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है. विच कंट्रीज रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स आर फॉलोड. पॉलीसेंट्रिक सेकेंड वाला होस्ट कंट्री. हाँ, वेरी गुड. होस्ट कंट्रीज बराबर है. हाँ, तो होस्ट कंट्री मतलब अपना जो एग्जांपल है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसमें होस्ट कंट्री कौन सा है? इंडिया ओरिजिन है और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया न्यूजीलैंड में, तो होस्ट कंट्री कौन सा है? न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड, करेक्ट. हाँ, सो दैट इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच. तो न्यूजीलैंड के अंदर जो रिक्रूटमेंट जैसे होता है, हायरिंग, सिलेक्शन,
प्रमोशन, वो सब वहाँ का फॉलो होगा, ठीक है। सो दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। बिजनेस यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्री हैव ऑटोनॉमी फ्रॉम होम ऑफिस, यानी वो खुद डिसीजन अपना ले सकते, दे डोंट हैव टू अगेन अगेन आस्क द हेडक्वार्टर कि ऐसा करूँ ऐसा करूँ। they will have autonomy. There is no standard form of procedure. Recruits from host country, उनका रिक्रूटमेंट न्यूजीलैंड से ही करेंगे वो, उनके जो एम्प्लॉयज है वो न्यूजीलैंड से ही करेंगे वो। फर्म इज लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम कल्चरल मायोपिया। नाउ व्हाट इज दिस टर्म कल्चरल मायोपिया? अभी इंडिया से बिजनेसमैन जा रहा है या एम्प्लॉयज जा रहे हैं या मैनेजर्स जा रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो उनके लिए वो कल्चर डिफरेंस होगा, तो वो शायद समझ नहीं पाएंगे वहाँ का मार्केट कैसा है, एम्प्लॉयज कैसे है। बट इफ यू हायर समवन फ्रॉम जर्मनी ओनली, डेफिनेटली दे विल बी वेरी कंफर्टेबल। सो ये प्रॉब्लम पॉलीसेंट्रिक में नहीं आता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि वहाँ का वहाँ आप लोकल सब कुछ यूज कर रहे हो। होस्ट कंट्री नेशनल हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू गेन एक्सपीरियंस आउटसाइड देयर ओन कंट्री, ये लिमिटेशन हो गया। यानी आपने जर्मनी के पीपल को अपॉइंट किया है तो उनको आप कहीं और नहीं भेजोगे, तो दे विल नॉट हैव एनी फॉरेन एक्सपीरियंस। देयर मे बी गैप ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस में आइसोलेट कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर फ्रॉम फॉरेन सब्सिडियरी। लेट अस सी द डिसएडवांटेजेस इन डिटेल पॉलीसेंट्रिक का। अभी यहाँ पे जो देखा हमने पहले स्लाइड में, इसके पहले वाला, उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों था, ये डिसएडवांटेज है। मैनेजर्स ऑफ सब्सिडियरीज में बिकम फ्रस्ट्रेटेड, हाँ, क्योंकि वहाँ की जो करियर ग्रोथ है वो लिमिटेड होगा। अगर उनको मतलब दे माइट बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग सम फॉरेन एक्सपीरियंस, तो वो वहाँ पे नहीं मिलेगा अगर आपका पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है। लैक ऑफ स्टाफ ट्रांसफर बिटवीन सब्सिडियरी एंड हेड ऑफिस कैन लीड टू आइसोलेशन। मतलब दोनों जो है, इंडियन कंपनी और न्यूजीलैंड की कंपनी एक ही है, दे आर अंडर वन office, one banner only, but since they are working in their own way, they will act in isolation. So there is going to be a gap between these two companies because सबकी languages अलग है, way of working अलग है, rules अलग है, so ये पूरा gap हो जाता है। The result can be loose federation of business unit rather than a company with consistent competencies and values. जैसे कंपनी तो दोनों एक ही है, बट दे विल बिहेव एज इफ दे आर डिफरेंट कंपनी, सो वो यूनिटी नहीं रहेगा पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में। देन वी गो फर्दर, और एक जो देखते हैं जियो सेंट्रिक अप्रोच है। हाँ, जियो सेंट्रिक अप्रोच क्या है? क्विकली somebody will tell me what is geocentric approach. Somebody can try. What is this geocentric approach? बोलो. Whose policies, recruitment policies you are going to follow in geocentric? Geo मतलब क्या? Whole world. So you are going to follow the recruitment policies which are the best for the organization. So you will not see कि एम्प्लॉय जब आप एम्प्लॉय करते हो, हायर करते हो, तो वो होस्ट कंट्री का है कि पेरेंट कंट्री का है, वो नहीं देखते हो आप। कहीं से भी है लेकिन वो एफिशिएंट है, वो देखते हो, ठीक है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच? इसका एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज है, it enables the firm to make the best use of human resources. सबसे अच्छे लोग आप, वर्ल्ड के अच्छे, वर्ल्ड बेस्ट आप एम्प्लॉय करते हो। It builds a cadre of international executives who feel at home working in a number of different cultures. You may have a CEO, manager, and the top management who is working in the morning in one country, in the afternoon in another country, in the evening in the third country, right? So you are creating such people, very excellent, rich in the sense knowledge-wise, talent-wise people who are able to handle businesses in different cultures. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? देयर विल बी अ डिफिकल्टी इन इमिग्रेशन लॉज। लॉज जो है हर एक कंट्री का अलग रहता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। इट मे नॉट बी एज इजी एज वी आर सेइंग कि यहाँ सुबह में वो रहेगा यूएस में, दोपहर को रहेगा यूके में, ऐसा मैं बोल रही हूँ, बट वो इमिग्रेशन वगैरह सब रूल्स भी रहते हैं, सो वो एक प्रॉब्लम है। एंड कॉस्ट बहुत हेवी रहता है। इफ यू आर हायरिंग समवन हु इज द बेस्ट, डेफिनेटली यू हैव टू गिव हिम और हर द बेस्ट सैलरी, तो ही वो आएगा ना, अदरवाइज वो नहीं आएगा। सो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी सम वीडियोस अ लिटिल लेटर।
एक और टॉपिक इसके साथ है, इसीलिए मैं कवर कर रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग अप्रोचेस टू IHRM। IHRM के जो 4 अप्रोचेस है, तो कौन सा कंपनी कौन से अप्रोच को यूज करे, ये अभी एक क्वेश्चन आ गया। हाँ, शुड वी यूज एथिनोसेंट्रिक, शुड वी यूज पॉलीसेंट्रिक, शुड वी यूज रिजियोसेंट्रिक और शुड वी यूज जियोसेंट्रिक, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए ये 4 फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो सबसे पहला फैक्टर है पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ होस्ट कंट्री। हाँ, सो अभी अपने जो एग्जांपल में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में होस्ट कंट्री हमने लिया है से जर्मनी। ओके, इंडियन ओरिजिन का कंपनी है, सो पेरेंट कंट्री इज इंडिया, होस्ट कंट्री से जर्मनी, राइट। तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन जर्मनी के हैं वो सब फॉलो करेंगे ना। तो MNC हैज टू फॉलो रूल्स रेगुलेशंस ऑफ होस्ट कंट्री व्हेन दे स्टार्ट देयर सब्सिडरीज। इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल और ट्रेनिंग हैज टू बी गिवन टू देम, राइट। सो इसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। देन सेकेंड फैक्टर इज टेक्नोलॉजी एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर हाई टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो तो आप यू कांट गिव ऑटोनॉमी टू द होस्ट कंट्री पीपल, है ना। पॉलीसेंट्रिक यहाँ पे नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, या फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमाइज्ड है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते सब्सिडियरी कंपनी को आप जो करना है करोगे ना, आपको कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो उसके लिए you will have to go for ethnocentric approach. But if the product is customized, if the product is standard, then you go for ethnocentric. अगर वो product customized है, यानी वहाँ के local people को adapt करते हुए आप कुछ product को बना रहे हो, तो then you are following polycentric approach. For example, मैंने कल दिया था, आपको याद होगा तो, मैकडोनाल्ड का एग्जाम्पल दिया था। मैगडी जो है, they are a very huge business, multinational business, जिसके business हर एक part of the world में है, right? So what they do is they appoint franchisees. But यहाँ पे इंडिया में जब उन्होंने शुरू किया था तो they were not very popular because many people in India are vegetarian. So they had to just tweak the product a little bit. उनका जो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, जो बर्गर है वो स्टैंडर्ड है, आप कहीं पे भी जाओ वैसे ही बर्गर मिलेगा आपको। बट इंडिया में थोड़ा सा उनको पॉलीसेंट्रिक अप्रोच करना पड़ा क्योंकि प्रोडक्ट उनका जो सुटेबल फॉर कस्टमर्स नीड होना चाहिए, इसीलिए, ठीक है। देन कौन से स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में है वो बिजनेस। हाँ, अगर वो नया नया बिजनेस है और वो फॉरेन कंट्री में स्टार्ट कर रहा है तो फिर उसको एथिनोसेंट्रिक ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो नया नया है ना बिजनेस, तो उनको सब कुछ अपने कंट्रोल के अंदर रखना है, तो एथिनोसेंट्रिक अप्रोच ही वो लोग यूज करेंगे। हाँ, अगर वो ग्रोथ स्टेज में है देन दे कैन गो फॉर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, तो थोड़ा ऑटोनॉमी दे सकते हैं। अगर उनका ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, कंट्रोल ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ स्टेज से भी थोड़ा ऊपर, अभी कंट्रोल ग्रोथ स्टेज में, दे कैन गो फॉर रिजियोसेंट्रिक अप्रोच। और अगर वो बहुत बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ स्टेज में है, वेरी वेल नोन वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो देन दे कैन गो फॉर जियोसेंट्रिक अप्रोच। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, और एक पॉइंट रह गया, सॉरी, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। अगर आप जो कंट्री में बिजनेस शुरू कर रहे हो, जो सब्सिडरी है, वहाँ का हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है, अच्छी गुड क्वालिटी वर्कफोर्स है वहाँ पे अवेलेबल, तो आप पॉलीसेंट्रिक अप्रोच करोगे। अगर आप एस्टेब्लिश कर रहे हो आपका बिजनेस बैकवर्ड कंट्री में, तो फिर आपको आपके यहाँ से पेरेंट कंट्री के यहाँ से एम्प्लॉयज को भेजना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एथिनोसेंट्रिक approach. So you will have to see which approach is suitable for your organization depending on these factors. ये जो 4 factors है, हाँ, वो देख के आपको decide करना पड़ेगा कि कौन सा approach आपको use करना है. So this is about the 4 approaches of international human resource management.